हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आपके सामने एक बार फिर अपना एक नया वीडियो लेकर मौजूद हूँ। और ये वीडियो है लीनिएज एंड क्लान यानी वंश एवं गोत्र के ऊपर। और इस क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ लीनिएज यानी वंश का अर्थ। फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, हम किनशिप और लीनिएज यानी वंश और नातेदारी को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। किनशिप का अर्थ जो है, नातेदारी का अर्थ उन सभी सगे संबंधियों से है जो रक्त एवं विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि वंश वंश जो है वह जैविकीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था यानी बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल सिस्टम है जो संतानों को उनके माता पिता एवं पूर्वजों से जोड़ती है। इसमें जन्म तथा रक्त संबंधियों को ही सम्मिलित किया जाता है जो वास्तविक संबंधों में बंधे रहते हैं, और ये संबंध ही समाज द्वारा मान्य होते हैं। इसको और क्लियर करने के लिए हम बात करेंगे वंश की विशेषताओं की यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनिएज। फ्रेंड्स, ये जो है इसका संबंध एक ही पूर्वज या जन्म स्रोतों से होता है, और ये वास्तविक पूर्वजों से ही संबंधित होता है। यानी एक कोई वास्तव में कोई व्यक्ति, देवता या कुछ अन्य होता है जिसके आधार पर या जिससे हम किसी एक वंश परंपरा को जुड़ा मानते हैं। और जनरली ये एक रेखीय होता है, यानी ये जो है माता से या पिता से संबंधित होता है और वंश परंपरा उसी के अनुरूप आगे बढ़ती है। और ये समरक्त समूह होता है, यानी ये जो वंश होता है इसमें एक ही रक्त समूह से जुड़ा हुआ इसको माना जाता है। साथ ही साथ ये बहिर्विवाही समूह होता है। बहिर्विवाही समूह यानी जिसमें हम अपने ही वंश के अंतर्गत विवाह नहीं करते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वंश का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वंश का निर्धारण जो है सामान्यतः 3 विधियों से किया जा सकता है: पितृपक्ष, मातृपक्ष या द्विपक्ष। तो फ्रेंड्स, जब हम पितृपक्ष की बात करते हैं यानी जहां वंश का निर्धारण पिता के नाम से होता है, जो सामान्यतः हिंदू, मुस्लिम समाजों में पाया जाता है। और हम जनजातियों में बात करें तो भील और खरिया जैसी जनजातियों में भी पितृपक्ष से वंश का निर्धारण किया जाता है। वहीं जब मातृपक्ष की बात करते हैं तो नायर, खासी और गारो जनजातियों से मातृपक्ष का निर्धारण किया जाता है। वहीं हापू जनजाति में जो है एक द्विपक्षीय वंश व्यवस्था का सिस्टम होता है, यानी वहाँ माता और पिता दोनों की ही तरफ से वंश का निर्धारण किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वंशानुक्रम यानी डिसेंट की। तो इसको अगर हम क्रमानुसार इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले इसमें आता है एक पक्षीय वंशीय व्यवस्थीकरण। यानी जब वंशानुक्रमण की गणना पिता एवं माता में से किसी भी एक पक्ष के आधार पर की जाती है तो उसे एक पक्षीय वंशानुक्रम कहा जाता है। वहीं द्विपक्षीय वंशीय व्यवस्थीकरण की जब हम बात करते हैं तो ऐसे परिवार जिनमें नातेदारी या स्वजनता माता और पिता दोनों के साथ ही जोड़ी जाती है या जोड़ी जा सकती है, ऐसे हम वंश को जो है द्विपक्षीय वंशानुक्रम कहते हैं। इसके बाद पितृपक्षीय वंशानुक्रम, यानी जब पितृपक्ष से वंशानुक्रम की गणना की जाती है तो उसे पितृपक्षीय वंशानुक्रम कहते हैं, और इससे संबंधित सभी बंधुओं को हम जो है पितृबंधु कहते हैं। वहीं मातृपक्षीय वंशानुक्रम में जब मातृपक्ष से वंश की गणना की जाती है तो उसे मातृपक्षीय वंशानुक्रम कहते हैं, और इस प्रकार से संबंधित सभी बंधुओं को जो है सहोदर बंधु कहा जाता है। और इसके बाद आता है समपार्श्व बंधु, यानी जब एक ही परिवार के बच्चे जैसे भाई भाई, भाई बहन या बहन बहन जो हैं, इनके संबंधों को समपार्श्व बंधु कहते हैं। यानी अर्थात एक ही माता पिता की संतान जो हैं समपार्श्व बंधु कहलाते हैं। और वंश के बाद बारी आती है गोत्र की। फ्रेंड्स, गोत्र जो है वो एक
बहिर्विवाही समूह है और इसके सदस्य अपने को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं और इस नाते वो आपस में विवाह नहीं करते हैं और इसीलिए आपस में विवाह न करने से समाज में वैवाहिक जटिलताएं उत्पन्न नहीं होती हैं और गोत्र की सदस्यता जो है वो जन्म पर आधारित होती है। अतः गोत्र में उत्पन्न पुरुष एवं स्त्री स्वतः ही जन्म लेते ही उस गोत्र का सदस्य बन जाता है। गोत्र की प्रकृति भी एक पक्षीय होती है, अर्थात एक गोत्र में या तो माता की ओर से या पिता की ओर से सभी परिवारों का संकलन होता है और इसी आधार पर विद्वानों ने गोत्र की कुछ विशेषताएं बतलाई हैं। जैसे गोत्र किसी पूर्वज के नाम पर या कल्पनाओं पर आधारित एक समूह कहलाया जाता है। ये जो है एक बहिर्विवाही समूह होता है और हापू माओरी जनजाति में गोत्र के अंदर भी विवाह होता है और ये जो है बहिर्विवाह का एक अपवाद भी है। गोत्र की सदस्यता जन्मजात होती है, साथ ही साथ ये एक पक्षीय समूह भी होता है और एक गोत्र के सदस्यों का एक तरीके का कोई चिन्ह या प्रतीक होता है और सामान्यतः जनजातियों में जिसे टोटम की संज्ञा दी जाती है। और अब बात करते हैं गोत्र के प्रकार की। फ्रेंड्स, गोत्र जो हैं गोत्र के प्रकार जो हैं वो दो ही पाए जाते हैं, मातृवंशीय या पितृवंशीय। यानी हम अपने गोत्र का निर्धारण या पिता के नाम से करते हैं या माता के नाम से करते हैं और साथ ही साथ क्योंकि ये एक पक्षीय व्यवस्था है तो वंश का जो आधार है, गोत्र का जो आधार है वो इन्हीं दोनों में से किसी एक पक्ष के आधार पर चलता है। हालांकि विवाह के समय पर जो है दोनों पक्षों के गोत्र की जानकारी ली जाती है, क्योंकि हम हमेशा सुनते आए हैं कि सगोत्र विवाह वर्जित है। तो इस नाते दोनों पक्षों के गोत्र इसलिए जाने जाते हैं ताकि एक ही गोत्र से उत्पन्न व्यक्तियों में विवाह ना होने पाए। और अब अंत में हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बेहद ज़रूरी हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट है। जैसे रिवर्स ने गोत्र के स्थान पर सेप्ट शब्द का प्रयोग किया, वहीं मॉर्गन और लॉबी ने गोत्र की जगह सिब शब्द का प्रयोग किया है। भारत में फ्रेंड्स मुंडा, हो, संथाल, खरिया जनजातियों में गोत्र के स्थान पर किली शब्द का प्रयोग किया जाता है और संथाल में 100 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं। वहीं अंडमान द्वीप के निवासियों तथा कादर जनजाति में गोत्र पाया ही नहीं जाता और इसके अलावा कई गोत्र मिलकर एक भात्र दल का निर्माण करते हैं। अर्थात जब कई सारे गोत्र एक ग्रुप बन जाते हैं तो उसको भात्र दल कहते हैं और कहीं कहीं उसको द्विदल या अर्धांश भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी वंश एवं गोत्र से संबंधित कुछ जरूरी बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।